नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार आज आपके सामने एक मैं बहुत ही भयंकर थ्रिलिंग हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि उसको आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक पे धम्म से मार दीजिएगा, खटाक से शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा जिससे मुझको मैं मोटिवेट हूँ। आप लोग सब देखते तो हैं, कमेंट्स नहीं लिखते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, गलत बात है ना। तो देखिए, मैं आपको ये पूरी कहानी मैंने कागज़ में लिख दी है अपनी। ये कहानी बहुत पुरानी, समझिए सन 80 के दशक में मैंने लिखी थी और इस तरह की मेरे कम से कम 200-300 कहानियाँ मैं लिख चुका हूँ भूतों की या अपने अनुभवों की है। तो ये कहानी का जो है शीर्षक मैंने अभी सोचा नहीं है, पहले मैं वीडियो बना लूँ उसके बाद सोचा है। तो इस कहानी के अनुसार कि मैं रुद्रप्रयाग में माँ गंगा नदी के किनारे भावातीत ध्यान में लिप्त था। जब मैं ध्यानावस्था से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक विवाहित दंपति मुझसे थोड़ी दूर पर बैठकर प्रातःकाल भगवान भास्कर की सिंदूरी आभा को निहार रहे थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। पक्षियों का कलरव, गंगा की तीव्र लहरें और सिर्फ मैं और वो दोनों जुगल जोड़ी। थोड़ी देर में उनसे बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने बतलाया कि वो दिल्ली के एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुरुष जो था बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और उसका नाम रवीश कुमार था। और धर्मपत्नी उनकी साथ में जो थी, धर्मपत्नी बहुत सुंदर थी, महिला थी। उनका नाम था डॉक्टर उज्ज्वला, जो दिल्ली के किसी अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। बातचीत का रुख जाहिर है कि आध्यात्म, भूत प्रेत, शमशान घाट पर जाकर रुका और उन्होंने अपने साथ घटी घटना को बतलाना शुरू किया, जिसको मैंने निर्विवाद लिपिबद्ध करके उनके अनुमति लेकर अब आपके सामने यूट्यूब पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाई, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये आप लोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ही वो करिएगा। इसमें मैंने जो है पात्रों के नाम कुछ बदल दिए हैं, कुछ स्थानों के नाम बदल दिए हैं। आशा करता हूँ कि इसको जो है आप ध्यान में रखेंगे और इसको सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से वो करिएगा। हाँ, रात में अंधेरे कमरे में आराम से कुर्सी पर बैठ के इसको आप वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ना। अच्छा, यूट्यूब पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने लिपिबद्ध कर लिया था यूट्यूब पर। इसके पहले मैं इसको पब्लिश करा चुका हूँ। बहुत पहले सन 80 में मेरी कहानियाँ जो थी पब्लिश होती थी। तो अब वो शायद हो सकता है कि वो पत्रिका बंद ही हो गई हो, क्योंकि 40 साल से वो पत्रिका दाम भी बढ़ गए हैं, कोई ख़रीदता भी नहीं होगा, तो शायद बंद हो गई। लेकिन बहुत ऊंचे दर्जे की पत्रिका थी। ऑल ओवर इंडिया में उसकी बिक्री बहुत अच्छी होती थी और मेरी कहानियों को हाथों हाथ लेते थे और सब पब्लिश कर देते थे। पत्रिकाओं में मैंने करीब 60-70 कहानियाँ पब्लिश की। उसके बाद मैंने फिर फेसबुक जब आया, फेसबुक पे 2014 से फेसबुक पे लिखना शुरू किया। फेसबुक पे तो पब्लिश हो जाते थे तुरंत। लेकिन बस एक मुसीबत थी कि जो मैंने किया वो उनके रिकॉर्ड में तो रहा, मेरे पास जो है क्या कहते हैं वो दोबारा वो कहानी पूरी लिपिबद्ध होके नहीं आई। इसलिए मैंने फिर यूट्यूब आया तो यूट्यूब पर मैंने अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। हॉरर कहानियाँ, भूत प्रेत, पूजा पाठ, अनुष्ठान, सबके बारे में लिखते लिखते अब तो खैर मैं आगे जा चुका हूँ। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और यूट्यूब वाले मुझे पैसे भी नहीं दे रहे, है ना। अच्छा, कहानी शुरू होती है रुद्रप्रयाग ज़िले के एक छोटे से गांव त्रिवेणी नारायण से। अब रुद्रप्रयाग तो आप जानते ही हैं, है ना, उत्तराखंड में है। और उसका जो है क्या कहते हैं, ये भी जानते हैं आप कि वहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम है। उन सब के बीच में शंकर जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, त्रियोगी नारायण। तो रुद्रप्रयाग जिले में त्रियोगी नारायण
एक गांव में एक मंदिर है। यहाँ पर देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। समझ रहे हैं, हजारों साल पहले। मतलब क्या कहते हैं, अभी तो कलयुग चल रहा है, द्वापर भी बीत गया, त्रेता भी बीत गया है ना, सतयुग भी बीत गया। उसके पहले जब शंकर भगवान और पार्वती की शादी हुई थी तो वहीं पर हुई थी, यहाँ पर देवी पार्वती के। और जब शादी हुई थी तो देवी पार्वती के मतलब जो होते नहीं, मतलब तो भाई के रूप में भगवान विष्णु ने और आचार्य के रूप में शादी कराई थी ब्रह्मा जी ने। इस मंदिर की विशेषता है, मंदिर के सामने जो हवन कुंड के सामने उन्होंने फेरे लिए थे भगवान शिव ने और माता पार्वती ने, उसकी अग्नि आज तक प्रज्वलित है। सदियां बीत गई लेकिन उसकी अग्नि अभी तक प्रज्वलित है। कार्बन डेटिंग भी हुई, उत्तराखंड सरकार ने कभी कार्बन डेटिंग कराई थी तो वो भी हजारों साल की निकली उसका समय। तो इसलिए तो ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि ये अग्नि हजारों साल से जल रही है ना। इस मंदिर में अखंड धूनी मंदिर भी, उस मंदिर को त्रियोगी नारायण जी के मंदिर को अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट उस हवन कुंड से भस्म जरूर ले जाता है, जिससे जो है क्या कहते हैं, उसके घर में बरकत होती है, लक्ष्मी का निवास होता है। तो और मंदिर के अंदर सरस्वती धारा में 4 कुंड हैं। रुद्र कुंड, रुद्र कुंड है, फिर विष्णु कुंड जो मार्जन में कहा था, ब्रह्म कुंड जो स्नान करने और आचमन में कहा था, और सरस्वती कुंड में तर्पण किया जाता है। 18,415 साल पहले से ये जोत जल रही है। जब कार्बन डेटिंग कराई है तो क्या कहते हैं, ये पता चला है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन डेटिंग कराई थी तो 17,900 साल त्रेतायुग की समाप्ति बतला रहा था। तब से ये धूनी बराबर जल रही है। तो इतना प्राचीन मंदिर है, कभी आप लोग जाइए, मैं अभी अब फोटो दिखाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा धूनी की, है ना। तो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर 6,500 फीट की ऊंचाई पर मंदाकिनी और सोन गंगा का संगम 24,200 मीटर मंदिर में इस विष्णु नारायण की 2 फीट की मूर्ति लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति है और इसको त्रियोगी नारायण मंदिर कहता है। ये एक छोटा सा कस्बा है जहाँ सेब के बागान भी हैं और पहाड़ी फलों के बहुत अच्छे बागान हैं। आबादी बहुत कम है और जो है उस हिसाब से ये जो है अति प्राचीन जगह है जहाँ देखने लायक आपको जो है सब कुछ मिल सकता है। अब मैं मुद्दा जो मेरा है भूतिया कहानी का, उसको मैं बताऊँ। रवीश कुमार और डॉक्टर जोला का विवाह मार्च 2017 में धूमधाम के साथ नई दिल्ली में हुआ था। कुछ बदल दिया है मैंने तारीख वारीख, इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा। सितंबर 2017 में उन्होंने उत्तराखंड घूमने का प्रोग्राम बनाया और चल पड़े उत्तराखंड की सैर करने। हरिद्वार से ही उन्होंने बस में बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, गंगोत्री, यमुनोत्री की सैर करते हुए केदारनाथ के लिए निकले। रात हो गई थी इसलिए वो केदारनाथ के पहले किसी जगह पर रुक गए। थकान बहुत हो गई थी इसलिए उनका विचार था कि 2 दिन विश्राम करके और आसपास घूमकर वापस नई दिल्ली चले जाएंगे। पर कभी कभी मनुष्य जो सोचता है वो हो नहीं पाता। रहने के लिए उनको एक ऊंचाई पर लॉज मिला, खूबसूरत ढंग से सजा हुआ, बेहतरीन कारीगरी का नमूना, फूलों के पौधों से घिरा, लाल पत्थरों से बना ब्रिटिश कालीन बंगला, जिसे टूरिस्ट के लिए लॉज का रूप दिया गया था। एक स्थानीय निवासी ने उन्हें लॉज की ओर जाने का रास्ता बतलाया था। हाँफते काँपते दोनों अपने अपने सामान को बोझा लाद के उस बंगले पर पहुँचे। लोहे का बड़ा सा गेट और ऊंची ऊंची चारदीवारी से घिरा वो बंगला किसी भूतिया फिल्म का सेट लग रहा था। गेट खोलकर जब वो अंदर पहुँचे तो सामने एक गोरा चिट्टा लंबा सुदर्शन युवक बैठा था। दोनों को आते देखकर पास में आया और कहा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मेरा नाम रोहन है। वैसे तो ये बंगला मेरा ही है
और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, इसलिए टूरिस्टों के ठहरने के लिए बंगला किराए पर देता हूँ। कुछ ना कुछ आजीविका चलाने के लिए करना ही चाहिए। खैर, क्या आप यहाँ ठहरना चाहेंगे? ये पूछा उसने आके। क्यों नहीं, पर किराया कितना होगा? 3,000 रुपया प्रतिदिन, सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक। उसमें आपको नाश्ता, लंच, शाम की चाय, डिनर, शाकाहारी मांसाहारी जैसा आप पसंद करें सब मिलेगा। और यदि आप चाहें तो शराब पी सकते हैं, शराब भी सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ, बिल्कुल घर जैसा। यदि आप रहना चाहें तो किराया कल सुबह से लगेगा, समझ में? कल सुबह 8 बजे से लगेगा और परसों तक। आज रात फ्री, सब कुछ ठीक है। आप अपना आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आपका पता सब इस रजिस्टर पर नोट कर दीजिए। रोहन जी, हम लोग दिल्ली से उत्तराखंड घूमने निकले हैं। सब जगह घूम चुके हैं, हमें त्रिवेणी नारायण के लिए निकलना है। टैक्सी मैंने बुक कर ली है और ये लीजिए 10,000 रुपया एडवांस, और आप आधार नंबर और सब नोट करके हमें हमारा कमरा दिखला दीजिए। चलिए, सामान यहाँ छोड़ दीजिए, मैं पहुँचा दूँगा। एक बड़े से कमरे का ताला खोलकर लाइट जलाया। इस वीरान इलाके में इतना सुंदर रहने के लिए कमरा मिलना देखकर ही मन खुश हो गया। दोनों आराम से कमरे में रखे हुए सोफे पर बैठ गए। 10 मिनट बाद रोहन अटैची बैग आदि लेकर लाद कर पहुँचा। अरे, तब वो रविश कुमार कहते हैं, अरे आपने क्यों कष्ट किया, किसी से भिजवा देते। तो उसमें मैनेजर का नाम रोहन था, वो हंसा और बोला, इस बंगले का मालिक मैं, मैनेजर मैं, रसोइया मैं, झाड़ू पोछा लगाने का मैं, चपरासी मैं, सब कुछ मैं ही हूँ। आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए डिनर का इंतज़ाम करता हूँ। आज चिकन बनाया है नान के साथ में गरम कॉफ़ी अभी लाता हूँ, ठीक है? तब तक हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। अरे डॉक्टर साहिबा, आप नहा लीजिए। अब रविश बोल रहा है, अरे डॉक्टर साहिबा आप नहा लीजिए, फिर मैं नहाऊंगा, लेडीज़ फर्स्ट, कह के हंसा। अच्छा हुजूर मैनेजर साहब। अब उसकी पत्नी बोलती है, अच्छा हुजूर मैनेजर साहब, बस मैं अभी गई और अभी आई। बैग से कपड़े और तौलिए निकालकर मुस्कुराकर उज्ज्वला फ्रेश होने चली गई। नहा कर आई तो लाल रंग के गाउन में परी सी लग रही थी। वो सुंदर तो थी, तो लाल रंग का गाउन पहना तो गोरी चिट्टी, तो आप समझ सकते कितनी सुंदर लग रही होगी। रविश भी उठा और कपड़े लेकर फ्रेश होने के लिए चला गया। उज्ज्वला ने सोचा, जब तक रविश नहा कर निकलता है तब तक मैं बंगले का चक्कर लगाकर देख लूँ। घूमते घूमते उसे बेसमेंट का रास्ता दिखलाई पड़ा। जब वो नीचे उतरी तो देखा कि एक बड़ा सा संदूक खुला पड़ा है और उसमें बहुत से धारदार हथियार रखे हैं। अचानक उसे किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। वो चौंकी, इधर उधर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई छुपकर उसे देख रहा है। वो दबे पाँव उस ओर बढ़ी। अरे डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ पर? रोहन बैठा हुआ था वहाँ पर। आप यहाँ पर? अब उज्ज्वला के चौंकने वाली थे। रोहन के हाथ खून से सने थे, कपड़ों पर भी खून लगा था। इसके पहले वो कुछ कहती, रोहन ने कहा, मैं तो आप लोगों के लिए मुर्गा काट रहा था। आप ऊपर चलिए, थोड़ी ही देर बाद आपका डिनर बनते ही मैं सर्व कर दूंगा। उज्ज्वला को ऐसा लगा कि वो ज़रूर ज़बरदस्ती उसे वहाँ से भगाना चाहता हो, और वो जल्दी जल्दी ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बुरी तरह से सिसक रही थी और खून से लथपथ थी। इसके पहले वो उससे कुछ पूछती, लड़की गायब हो गई। समझे ना मेरी बात? रविश कहकर अब वो बहुत तेज़ घबरा गई। रविश कहकर, रविश उसके हस्बैंड का नाम है ना, रविश कहकर वो दौड़ी और अपने रूम के अंदर गई। वो डर के मारे काँप रही थी और बुरी तरह से चीखती वो अपने पति से चिपक गई। यहाँ से चलो, ये ज़रूर बहुत ही
ये जगह बहुत ही डरावना और भयंकर है। मैंने अभी अभी एक खून से लथपथ लड़की को गैलरी में देखा था। वो रो रही थी, लेकिन जब मैं उसके पास पहुंची तो वो गायब थी। इधर रोहन बेसमेंट में खून से लथपथ था और एक बड़े से बक्से में धारदार हथियार रखे थे। उससे पूछा तो कहने लगा कि मैं आप लोगों के लिए मुर्गा काट रहा था, हम किसी चक्कर में तो नहीं फंस गए। देखो टेंशन ना लो। अब रविश बोला, देखो टेंशन ना लो, आज रात काट लो, कल हम त्रियोगी नारायण के बहाने यहाँ से निकल पड़ेंगे। पर क्या वो दोनों सही सलामत निकल पड़े? अब आगे की कहानी आपको पता चलेगी। थोड़ी देर में रोहन डिनर लेकर आ गया। सचमुच मुर्गा दही रोटी खाकर मज़ा आ गया। रात और गहरी होती चली गई और साथ ही साथ उन दोनों को इश्क का भूत सवार हो गया। जानते हो, नवविवाहित दंपति थे तो खाना खा के बाद लेटेंगे तो कुछ करना है तो ज़रूरी है ना। तो तो उसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। वो दोनों विशाल पलंग पर ज़िंदगी का मज़ा लेने लगे। अंतिम पड़ाव से पहले ही दोनों को लगा कि खिड़की पर एक खून से सनी लड़की कमरे में झांक रही है। अब आप सोच लीजिए क्या हालत हुई होगी। डर के मारे उज्ज्वला जोर से चीखी और रविश को धक्का देकर अलग किया। रविश की नज़र भी लड़की पर पड़ी और वो उसे पकड़ने भागा, है ना। तो जो है इधर पलंग के पास रोहन खड़ा होकर उज्ज्वला को नग्न अवस्था में घूर रहा था। तुम अंदर कैसे? अब उज्ज्वला बहुत जोर से चीखी है, बोली, तुम अंदर कैसे आए और क्या देख रहे हो? अरे मैडम, आप चीखी तो मैं भी घबरा गया और बिना खटखटाए अंदर चला आया। माफ़ कीजिएगा, मैं गलत समय आ गया, कहकर झूठे बर्तन उठाकर चला गया ना। भाई एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ है, पता नहीं कैसी हो, कपड़े थे कि नहीं थे, तो उस समय किसी दूसरे मर्द का आना तो किसी को भी खल सकता है, चाहे जो भी हो। इतने में रविश लौट आया। यार मैंने पूरा बंगला छान मारा, वो खिड़की वाली लड़की और रोहन दिखलाई नहीं पड़ा। रोहन तो अभी आया था, झूठे बर्तन उठाकर चला गया। रोहन के घूरने की बात उसने छुपा ली और आपस में मग्न होकर दोनों गहरी नींद में सो गए। रात के 3 बजे खट 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 की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई। देखा कि छत पर चमकीली पीले रंग की रोशनी चमक रही है ना, और किसी की कराहने की आवाज़ आ रही है। खटखट की आवाज़ खिड़की पर से ही आ रही थी। एक साया खिड़की के उस पार खड़ा दोनों को देख रहा था। दोनों उठे और खिड़की के पार पहुंचकर झटके से खिड़की खोली। पर ये क्या, खिड़की के उस पार दीवार लगी एक गहरी खाई थी। मतलब जब खिड़की खोली उन्होंने तो देखा कि भैया खिड़की के उस पार तो एक गहरी खाई थी, तो वो वहाँ तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। तेज ठंडी हवा का झोंका और बाहर भयंकर बरसात हो रही थी। पानी हवा के साथ अंदर आने लगा। घबरा कर दोनों ने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर जाकर लेट गए, पर आंखों में नींद कहाँ। अब भाई यदि आप किसी अनजान जगह पे हो, इस तरह से भूतिया घटनाएं हो, तो आप चाह कर भी नहीं सो सकते ना। तो शायद तूफान के कारण खिड़की पर से खटखटाने की आवाज़ आई होगी। धीरे धीरे नींद ने उन्हें घेर लिया और दोनों सो गए। समझे? सुबह अजीब सा माहौल था। पानी अभी भी रुका नहीं था। दोनों ने उठकर बाहर का नज़ारा देखा। घने बादल छाए थे। रोहन एक चबूतरे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा था। रविश और जोला उसके पास जाकर बैठ गए और उसे पता ही नहीं चला।
थोड़ी देर बाद अचानक रोहन अपनी यादों के साए से बाहर निकला और दोनों को देखकर बोला, सर आपका जाना तो कैंसिल हो गया। चलिए नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपका ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ, कहकर चलने लगा। चलने को हुआ कि रविश ने कहा, रुकिए मैनेजर साहब, एक बार बतलाइए कि कल आपने कहा था कि आप इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हैं, समझ ना, पर हम दोनों ने रात में खून से लथपथ एक लड़की को देखा था। मेरी मिसेज ने तो कई बार देखा। कौन है वो, आपकी क्या लगती है, और खून से लथपथ क्यों थी, और गायब कहाँ हो जाती है। क्या कहा आपने, लड़की? मैंने तो कभी नहीं देखा, और आपसे पहले कितने टूरिस्ट यहाँ पर आकर ठहरे और चले गए, किसी ने नहीं देखा। शायद आपका भ्रम हो, मैं नहीं मानता, पर ये आधार कार्ड, उस पर तो उस लड़की की फ़ोटो है, और हमें घर के अंदर घर के बाहर बगीचे में मिली है। मैं नहीं जानता इस लड़की को, ना वो कभी इस लॉज में रुकी थी, है ना। देखो रोहन, कल मेरी बीवी ने तुम्हें भी खून से लथपथ देखा था, और तुमने बतलाया था कि मैं खाने के लिए मुर्गा काट रहा था। कहीं यही वो लड़की नहीं है जिसको तुमने अपने चाकू से मार डाला हो और तुम्हारे कपड़े उसी के खून से लथपथ हो। अब रोहन जो है बहुत गुस्से में हो गया, आंखें उसकी लाल लाल हो गई और हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगा, खूब जोर से चीखा, देखिए आप बेबुनियाद शक पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, आप घूमने आए हैं, मज़ा करिए, मैं नाश्ता तैयार करके ला रहा हूँ। दोनों के वाकई से परेशान होकर ज्वाला नहाने चली गई और रविश को अकेला छोड़कर रोहन भी अंदर चला गया। थोड़ी देर में उज्ज्वला के चीखने की आवाज़ आई। रविश दौड़कर अंदर आ गया तो देखा कि उज्ज्वला के हाथों में उसकी ब्रा और पैंटी थी, और वो रोहन से पूछ रही थी। रोहन सामने खड़ा था उसके, और उज्ज्वला के हाथ में उसकी ब्रा और पैंटी थी। रोहन से पूछ रही थी कि ये मेरी ब्रा और पैंटी है, मेरे सूटकेस में रखा था, मैंने सूटकेस में रखा था, और आपके नीचे किचन में मेज के ड्रॉर में क्यों छुपा कर रखा था। रविश उसकी हरकत से तिलमिला गया और रोहन पर झपटा। रोहन के हाथ में हथौड़ा था, उसने रविश पर हथौड़ा मारा। रविश का सर फट गया और वो बेहोश हो गया। अब उज्ज्वला भागी। रोहन दौड़ा, उसके हाथ में एक बांका था, और उसने उज्ज्वला को पकड़कर उसे थप्पड़ मार मार कर बेदर्म कर दिया, और उसे पलंग पर पटक कर उसके कपड़े फाड़ डाले, और उज्ज्वला के हाथ पर बांध कर पलंग पर पटक दिया और शराब पीने लगा। देखिए, ये होता है अनजान जगह पर औरतों के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इसीलिए जब भी कहीं जाएं अकेले में, हनीमून टूर हो या कुछ, तो पहले आप वहाँ का जायज़ा लें, आपके ठहरने लायक हो तभी ठहरिए, अन्यथा ना ठहरिए। तो ये कहानी जो है भूतिया कहानी है, आप उसका मजा लीजिए। और रेप करने के लिए उज्ज्वला पर झपटा और ज़बरदस्ती एक हैवान की तरह रेप करने लगा। उज्ज्वला चीखी चिल्लाई, पर रोहन ने अपनी हैवानियत दिखला ही दिया और पलंग के पास खड़े होकर उज्ज्वला के नग्न शरीर पर शराब की बोतल से शराब डालकर बहशियों की तरह हंसने लगा। कितनी वैसी बात हुई। फिर एक तलवार उठाई और उज्ज्वला का गला काट दिया। इतने में रविश खून से लथपथ हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर कमरे में घुसा। पलंग पर नग्नावस्था में उज्ज्वला, अच्छा, पलंग पर नग्नावस्था में उज्ज्वला का कटा सिर देखकर गुस्से में उसने रोहन को चाकू मारना चाहा, पर रोहन ने एक तलवार के वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अरे, उस लॉज वाले मैनेजर ने इतनी बेरहमी से तुम दोनों का कत्ल कर दिया, और तुम लोग मेरे पास बैठकर कहानी सुना रहे हो। पर ये क्या, वहाँ तो कोई भी नहीं था। जब मैं पलटा तो देखा कहानी तो कोई नहीं था। क्या प्रेतात्माओं ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई थी? मैं अवाक रह गया और भरे मन से उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान त्रिविक्रम नारायण से प्रार्थना करते हुए भगवान त्रिविक्रम नारायण के दर्शन करने चल पड़ा।
ये मेरी कहानी है जो कि मैंने लिखी थी बहुत पहले सन 80 के पास। इसमें कोई किसी तरह से किसी का क्लेम ना हो, इसलिए मैंने जो है इसमें पात्रों के नाम बदल दिए हैं, जगह का नाम बदल दिया है। त्रिवेणी नारायण सच है, और वहाँ पर जो उन्होंने बैठ के मुझको कहानी सुनाई थी नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, वो भी सच है, परंतु स्थान के नाम बदल दिए हैं, और जो है क्या कहते हैं पात्रों के नाम भी बदल दिए हैं, और समय भी बदल दिया है, तारीख भी बदल दी है। इसलिए आप इन सब को ध्यान में रखते हुए इसको सिर्फ शुद्ध मनोरंजन के लिए ही इस हॉरर कहानी को पसंद करिएगा। और मतलब लाइक के बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए है ना, और घंटी वाले बटन को दबाइएगा जिससे अगला कोई कहानी या कुछ भी हो वो आपको मिल सके। बिना सब्सक्राइब दिए आप लोग सर्च इंजन से देख के करते हैं, सब्सक्राइब तो कर दिया कीजिए जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें तो कुछ पैसे की आमदनी हो, समझे ना। इस तरह से मैं जय हो भगवान त्रिवेणी नारायण, मैं इस कहानी को समाप्त कर रहा हूँ। कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स लिख के बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।